वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 6 साल बाद पार्टी सदारत संभालते ही मियां नवाज शरीफ के गिले शिकवे और इल्जामात से भरपूर खताब का महवर इमरान खान की जात ही रही। जजों पर भी तनकीद की। इक़्तिदार से निकाले जाने के दुख में मियां साहब का निशाना आज भी इमरान खान और चंद जजेस, मगर इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक पहलू तही नए बयानिए की तलाश में। मगर मियां साहब ने आज तारीख के कुछ और आग पलटने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के इतराफी बयान का हवाला भी दिया। मियां साहब ने इमरान खान को चैलेंज दिया कि अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम की इस बात का इशारा आपकी तरफ नहीं था, तीसरी कुव्वत का, अगर इमरान खान इससे इनकार कर दें कि आप तीसरी कुव्वत नहीं थे, तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार। वो आप थे। आप इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, हम तुम्हारे गले में रस्सा डाल कर खींच कर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें, तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। केस के अंदर मेरिट तो कोई है ही नहीं, आपका कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। आप तो उन लोगों की पैदावार हैं और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं। मियां साहब का यह हवाला किसी हद तक मुसद्दका है कि तीसरी पॉलिटिकल फोर्स के हवाले से जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने खुद अपने मुंह से इतराफ किया था और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने का इंकशाफ किया था। तो हमने ये देखा कि सियासी तौर पे मुख्तलिफ पार्टियां आती रहीं चंद सालों से, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आता। मियां साहब की इस बात पर कोई एतराज नहीं कि पाकिस्तान की तारीख सियासी अजूबों का घर रही है। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी करिश्माती शख्सियत से लेकर मियां नवाज शरीफ और इमरान खान तक जो भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा है, अनफॉर्चुनेटली वो बड़े घर की आशीर्वाद से ही बैठा है। क्या ही अच्छा होता लेकिन अगर मियां साहब को कांधों पर बैठे इमरान खान तो नज़र आ गए, लेकिन माजी के उन जरोखों में भी झांक लेते कि जब मियां साहब मरहूम के उनके जो वालिद थे जनरल जिलानी से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि मेरे बेटे को भी सियासत में ले लो। नवाज शरीफ के करीबी साथी मियां जाहिद सरफराज तो ये इंकशाफ भी कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि एक दफ़ा जनरल जिलानी ने अनार का जूस मंगवाया तो एक लड़के नवाज को आवाज़ दी गई कि जाओ उस बहरे से कहो कि अनार का जूस ले आए। बाद ये लड़का नवाज शरीफ बन गया। जनरल जिलानी ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल किया और इसके बाद यही मियां नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की मोहब्बत के ऐसे आसीर हुए कि उनको अपनी उम्र लगने की दुआएं देते रहे। शहीद ज़ियाउल हक को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आए। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने भी कहा हम घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मुकाबला करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहे। 33 साल इक़्तिदार के दौरान कोई एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसका आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस लिया। Great admiration for the late president. He'd done some very good work in the country. He's set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. I like to pursue those policies. तारीख के जिन सफात पर इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़कर इक़्तिदार में आना लिखा है, उन्हीं और आंख में यह भी तहरीर है कि जनरल ज़ियाउल हक ने बेनज़ीर भुट्टो और अपने ही नामजद करदा वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ जो साजिशें बुनी, मियां नवाज शरीफ इन साजिशों का बुनियादी किरदार रहे। तारीख ये भी नहीं भूलेगी कि जनरल जिलानी की मेहरबानी के बाद जनरल ज़ियाउल हक के दस्ते शफ़क़त ने मियां साहब को वज़ीर आला बनाया और बादशाह वज़ारत उज़्मा के मनसब पर भी जा बैठाया। मियां साहब कभी ये चैलेंज शायद खुद भी ले लें तो हम पूरा सच बोलने के लिए इस मुल्क में तैयार हो जाएं तो वाकई निज़ाम की दुरुस्तगी की तरफ पहला कदम होगा और मोहल्लाती साजिशों के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़मों को घर भेजने पर माफ़ी मांग लें। लेकिन शुमाई किस्मत कि मियां साहब को आज इमरान खान का लंदन प्लान याद आ रहा है, लेकिन जिस लंदन मंसूबे के तहत इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, मियां साहब वो बाब भूल जाते हैं।
मसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहाँ पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने खत्म करना है। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना तैयार रहें, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जिसको आप याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। 3 बार के डसे हुए मियां नवाज शरीफ ने आज ये तस्लीम किया कि उन्होंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन मियां साहब ये नहीं बताते कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाई किसने थी। टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है, ये आज तक जारी रहा। हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज में और वजीर आजम अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगें खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। शायद मियां साहब दुरुस्त फरमाते हैं, 1990 में खलल ना डाला जाता और टांगे ना खींची जाती तो पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन मियां साहब क्या कीजिए कि आदम माजी अजाब है यार। अब 1990 के इलेक्शन के हवाले से असगर खान केस का फैसला भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का एक अहम तरीन बाब है। इस फैसले में अदालत करार दे चुकी है कि इंतखाबी अमल को आलूदा करना उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और ISI के सरबराह असद दुरानी का इनफरादी फेल था। इस इलेक्शन में सियासतदानों में यूनुस हबीब के जरिए भारी रकूम तकसीम की गई। ये हकायक भी सामने आए कि ऐवान सदर में एक सियासी सेल कायम था कि जो पसंदीदा उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए रकूम दे रहा था और अवाम को उनकी पसंद के उम्मीदवार मुंतखब करने के हक में महरूम कर रहा था। और इस केस में असद दुरानी का अपना एफिडेविट मंजर आम पर आया और उसके मुताबिक रकूम की तकसीम में मियां नवाज शरीफ ने भी हाथ धोए और उनको भी 3.5 मिलियन रुपए दिए गए तब। लेकिन अलबत्ता ये बात दुरुस्त है, नवाज शरीफ के मुंह से ये शिकवे फिर भी किसी हद तक जायज़ ही हैं कि उन्हें 3 मरतबा इक़्तिदार से बेदखल किया गया, मगर आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में पड़ा रहने का ताना दे रहे हैं कि जिन्हें खुद इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने के लिए न जाने कौन कौन से पापड़ बेलने पड़े हैं। वो इमरान नियाजी, वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने खिताब में जजेस पर खुली तनकीद करते हुए इल्जाम लगाते हुए उनमें काली भेड़े पाई जाने का जिक्र किया है और ये जमानतें दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अदलिया से, अदालत उज़्मा से कि मेहरबानी करके आप पाकिस्तानी हैं, जज हैं, काजी हैं, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड, वो करोड़ों रुपए की घड़ी वो इमरान नियाजी ने चोरी की, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। अदलिया से मुतल्लिक ये लबो-लहजा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वजीर आजम के शान शान नहीं। इस लबो-लहजे पर भी तौहीन अदालत का गुमान होने लगता है। मौजूद इदारों के खिलाफ वजीर आजम की तरफ से इस तरह के इल्जामात बहरकैफ काबिल तशवीश हैं। वो पहले 5 जजेस को हदफ बनाते रहे और आज की तकरीर में भी उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि मुझे पार्टी सदारत से फारिग करने वाले देख लें। नवाज शरीफ आज भी आपके सामने ही खड़ा है। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। 21 फरवरी 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी नाअहल करार दे दिया था। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में कहा था आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने वाला कोई नाअहल शख्स पार्टी का सदर नहीं बन सकता। जस्टिस साकिब निसार ने इस फैसले में मियां नवाज शरीफ की जानिब से माजी में किए गए फैसलों को भी कलअदम करार दे दिया था और नवाज शरीफ की जानिब से जारी किए गए सेनेट के टिकट भी मनसूख कर दिए थे। मगर आज 6 साल बाद मियां साहब दोबारा पार्टी सदारत संभाल चुके हैं। मियां साहब की तरफ से दोबारा पार्टी की बागडोर संभाले जाने पर सीनियर सियासतदान खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ की तरफ से पार्टी सदारत लेना बुनियादी तौर पर अपने भाई शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है।
मियां साहब क्यों ये प्रेसिडेंटशिप छीन रहे हैं? उनको बानी बन के, बड़े बन के, चेयरमैन बन के बैठना चाहिए था। मैं खैर ख्वाही में उनको कहता हूँ कि ये फैसला उनको नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ पे एतमाद नहीं था तो बेटी को प्रेसिडेंट कर देते। मियां साहब क्यों वापस आके अपने भाई से सीट ली? क्या नया बयानिया देंगे? क्या देंगे? तो शहबाज गलत था, शहबाज की वजह से, प्रेसिडेंटशिप की वजह से मेरी पार्टी कमजोर हुई है, इलेक्शन आ रही है, ये तो शहबाज के ऊपर नो कॉन्फिडेंट है। मगर पार्टी मामलात नून लीग का जाती मामला है। लेकिन ये खबरें भी अब गर्दिश में है कि नून लीग का एक खास तबका मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम बनाने की तगोदो में है और इस हवाले से पार्टी के चंद रहनुमा खासे मुतहर्रिक हो चुके हैं। लेकिन मियां साहब की आज की तकरीर एक रवायती खिताब तो था, मगर इसमें कोई नया बयानिया, कोई विजन, कोई स्टेट्समैनशिप, कोई नई तहरीक नजर नहीं आई। लगता है मियां साहब अगला साल डेढ़ इसी तरह गुजारना चाहेंगे, क्योंकि वजारत उज़्मा पर छोटा भाई, वजारत आला पर बेटी बैठी हैं एंड इट मेक्स लॉजिकल सेंस। लेकिन इन दोनों हुकूमतों के होते हुए मियां साहब कुछ नया करना भी चाहें तो शायद नहीं कर पाएंगे।